Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3। और ये लास्ट पार्ट होने वाला है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मेरी बहुत ही ज़्यादा आपको राय है कि भाई प्लीज़ जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक हर चीज़ वहाँ पे समझा दी गई है। यहाँ पे चैप्टर का एंड है, इसलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिर से सारे जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें रिपीट नहीं करा जाएगा। तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क टॉपिक से। तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या ऐसा लॉ लाया गया है जिससे भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को और मजबूत बनाया गया है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि सन 2000 में लाया गया था, इसमें कुछ बदलाव मतलब कुछ अमेंडमेंट लाए गए 2008 के अंदर। आइए जानते हैं क्यों लाया गया, कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में लाया गया था, 2000 में लाया गया था, इसमें कुछ 94 सेक्शंस हुआ करते थे और इन 94 सेक्शंस को हमने वहाँ पे 13 चैप्टर्स के अंदर रखा हुआ था। 2008 में इसको अमेंड करा गया, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए और अब इसके अंदर बढ़ा के 124 सेक्शंस हो गए हैं। क्लियर है? अब देखेंगे हम कुछ बातें आपको समझाएंगे स्टोरी की तरह, कहानी की तरह मैं हर चैप्टर बताती हूँ, तो ये भी समझिएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। देखिए पहला फीचर तो इसका ये है कि एक्ट कहता है एक लीगल रिकॉग्निशन देता है, लीगली रिकॉग्नाइज करता है किसी भी ई कॉमर्स को, है ना। तो भाई जिससे क्या हो सकता है कि आप कोई कमर्शियल कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन प्रॉपर ई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात, ये एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि कोई किसी के डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड हो गए, तो ये सब जो है रिकॉग्नाइज करता है इन रिकॉर्ड्स को और इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को पेपर ट्रांजैक्शन की तरह एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रखवाता है। तीसरी बात, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन देता है ये डिजिटल सिग्नेचर्स को। आजकल आप डिजिटल सिग्नेचर करते हो ना, है ना, ये ड्यूली ऑथेंटिकेट है, ओरिजिनल है ना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से अगर है तो ये रिकॉग्नाइज करता है लीगल सिग्नेचर्स को, डिजिटल सिग्नेचर्स को, जो आप ऑनलाइन अब आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स करते हैं। चौथी बात, साइबर लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल को सेटअप करा गया है ना। अब यहाँ अपील कर सकते हो आप और यहाँ अपील्स वगैरह आती हैं जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट। साथ में जो प्रोविजंस है इस आईटी एक्ट की, इसके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें दे हैव नो एप्लीकेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये समझिएगा यहाँ पे ऐसे कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे आप नेगोशिएट कर सकते हो, नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह, ट्रस्ट की बात हो गई, विल की बात हो गई, ट्रस्ट विश्वास वाला ट्रस्ट नहीं जो ट्रस्ट एजेंसीज होती हैं, है ना, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिससे आप बेच सको या कन्वे कर सको किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इसके अंदर ये ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है। छठी बात, जो एक्ट है इसमें अप्लाई है कोई भी साइबर ऑफेंस या कोई भी कॉन्ट्रावेंशन जो कि आपका बाहर देश के बाहर हुआ हो, इंडिया के बाहर हुआ हो किसी भी इंसान के द्वारा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो या किसी भी आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी हिज और हर नेशनैलिटी, है ना, कोई भी नेशनैलिटी हो उसकी, किसी भी देश का नागरिक हो। एक्ट कहता है, ये जो आपका एक्ट का जो सेक्शन नंबर 90 है इस एक्ट का, वो कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स बना सकती हैं कि इनको किस तरीके से क्या कैरी आउट करनी है, जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट की। और आखिरी में एक्ट कहता है कि कॉन्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जो सेबी है, सेंट्रल जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, इन्होंने अनाउंस करा है कि जो ट्रेडिंग होगी सिक्योरिटीज की इंटरनेट के माध्यम से ये इंडिया के अंदर वैलिड होगी। बट स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थी कैसे प्रोटेक्ट करा जाएगा, किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा इंफॉर्मेशन को या नेट ट्रेडिंग को। तो ये जो लैकुना है इसे रिमूव कर दिया गया आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा।
ठीक है, तो पहले इसको दिया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया। अब देखिए कुछ ऑफेंसेस की बात करते हैं जो कि आईटी एक्ट के अंदर आते हैं। तो जो सेक्शन 65 है इस एक्ट का, वो कहता है टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, जो भी इंसान अपनी जान समझ के, अपने इंटेंशनली चुराने की कोशिश करे या डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की कोशिश करे, या कुछ ऑल्ट्रेशन मतलब बदलाव लाने की कोशिश करे किसी भी कंप्यूटर के सोर्स कोड में, जो कि यूज करा जा रहा हो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा या कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, जब वो सोर्स कोड की जरूरत है कि वो रखा जा रहा है या मेंटेन करा जा रहा है किसी लॉ के अंडर, तो अगर उस सोर्स कोड के साथ कोई खिलवाड़ करा जा रहा है तो ऐसा ये पनिशेबल होगा। इसके अंदर 3 सालों तक की जेल हो सकती है या 2 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीजें दी जा सकती है। दूसरी बात जो कि सेक्शन 66 है, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, इसी के अंदर इसका जो सेक्शन जो आईटी एक्ट है, ये जो इसका सेक्शन 66 है वो कहता है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, जो भी जिसका ऐसा मकसद है कि वो जान समझ के कुछ ऐसा गलत काम करना चाहता है जिससे कुछ लॉस हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, है ना, पब्लिक या किसी भी इंसान के पर्सन के डिस्ट्रॉय हो जाए, डिलीट हो जाए, या कोई बदलाव आए किसी भी इंफॉर्मेशन में जो कि कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर है, या उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम हो जाए या उसकी ज़रूरत कम हो जाए या अफेक्ट कर दे उसे किसी भी तरीके से, अगर वो मान लीजिए हैकिंग कर रहा है तो उस वजह से, तो जो भी हैकिंग करेगा उसको यहाँ पे 3 सालों तक की सजा हो सकती है, या इसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, या दोनों ही चीजें इसके ऊपर हो सकती हैं। उसके बाद इसका सेक्शन 66A जो है वो कहता है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट इन 2008। इसके अंदर काफी सारा अमेंडमेंट भी हुआ था 2008 में। अब देखिए यहाँ पे भाई, ये कहता है कोई भी इंसान जो मान लीजिए भेज रहा है, किसी कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से भेज रहा है, कंप्यूटर डिवाइस के माध्यम से भेज रहा है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को भेज रहा है जो गलत है, ऑफेंसिव है, या भाई सही तरीके की नहीं है, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ये जानता है कि ये गलत है, बट फालतू का भाई बवाल मचाने के लिए, गलत चीज़ें, कुछ डेंजर पैदा करने के लिए, कोई रुकावट लाने के लिए, किसी की बेइज्जती के लिए, कोई खतरा पहुँचाने के लिए, कोई क्रिमिनल उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसके लिए, कोई नफ़रत के लिए, कोई इल विल के लिए जान समझ के ऐसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा हो, और इसका यूज़ लगातार करे ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स का, कंप्यूटर डिवाइस का, या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज हो जिसकी वजह से अनोयंस हो या इनकन्वीनियंस पैदा हो, या कोई धोखाधड़ी हो, या कोई जो है जिसको मिला है वो मिसलीड उसको करे, है ना, या जिसे मिला है और जो उसे भाई ना पता हो कहाँ से मैसेजेस आया है, तो ऐसी कोई भी काम, अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इसके लिए भी जेल हो सकती है 3 सालों तक की, और कुछ फाइन लगाया जा सकता है। खैर, ये हमने आपको सब बताया। इसमें से जो सेक्शन 66A था, मतलब ये वाला, इसे ये आईटी एक्ट का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर सेक्शन 66B। ए तो आप समझ गए, हटा दिया गया था। सेक्शन 66B आता है, वो कहता है कि डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर डिस ऑनेस्टली कुछ, अगर ऐसा कुछ चोरी करा जा रहा है कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस को, तो इसके लिए 3 सालों तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद इसी के अंदर सेक्शन 66C आता है, वो कहता है अगर मान लीजिए चीटिंग हो रही है कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके, तो इसके अंदर भी 3 सालों तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद सी के बाद आपका डी आता है। नहीं सॉरी, मैंने बी आपको सी बता दिया। तो सी जो है, आई एम सो सॉरी, जो सी है उसके अंदर सी कहता है कि मान लीजिए चोरी हो रही है, आइडेंटिफाई थेफ्ट इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 1 लाख। और जो 66D है उसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए चीटिंग हुई किसी कंप्यूटर रिसोर्स का यूज करके, तो आपको 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना परेशान मत होइएगा, बस ऐसे ही बताने की बातें हैं। उसका सेक्शन 66E आता है, वो कहता है
वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर किसी की प्राइवेसी के साथ आपने कोई छेड़छाड़ करी है तो आपको 3 सालों तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फिर 66F आता है, वो कहता है साइबर टेररिज्म। इसमें जिंदगी भर की, है ना, जेल भी हो सकती है आपको। उसके बाद सेक्शन 67 आता है, जो कहता है कि अगर कोई आप ऐसा गलत मटेरियल फॉरवर्ड कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, तो अगर कुछ उल्टा सीधा मटेरियल है जो नहीं है देश के लिए सही या किसी इंसान के लिए सही, तो इसके लिए आपको 3 सालों तक की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या 5 सालों तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर इसके अंदर सेक्शन 67A आता है, वो कहता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा मटेरियल या ट्रांसमिट करते हो जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट हो, ठीक है, कोई पॉर्न वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो पहली बात कि कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट इसके अंदर 5 सालों का लगेगा, फाइन 10 लाख रुपए तक का लगेगा, और फिर से अगर ये होता है तो इसके अंदर 7 सालों तक का और फाइन 10 लाख रुपए तक का लग सकता है। उसके बाद सेक्शन 67B कहता है अगर आप पब्लिश या ट्रांसमिट कर रहे हो ऐसे मटेरियल को जिसमें बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करा जा रहा है, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वगैरह के अंदर आ रहा है, और आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो, तो पहली बार इम्प्रिजमेंट आपको या डिस्क्रिप्शन आपको 5 सालों तक का या फाइन 10 लाख रुपए तक का लग सकता है, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जो होगा उसमें आपका डिस्क्रिप्शन 7 सालों तक का या फाइन 10 लाख रुपए तक का लग सकता है। उसके बाद सेक्शन 67C आता है, उसमें है आपका कोई इंटरमीडिएटरी, कोई इंटेंशनली सोच समझ के जान समझ के अगर कुछ ऐसा, मतलब आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हो डायरेक्शंस अबाउट प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आपको 3 सालों तक की जेल और फाइन लग सकता है। और अगर कॉम्पटोरल, मतलब इसका सेक्शन नंबर 68 कहता है कि अगर आप कॉम्पटोरल के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चले तो आपको जेल 2 सालों तक की और फाइन 1 लाख रुपए तक का लग सकता है। फिर सेक्शन नंबर 69 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आप असिस्ट नहीं कर पाए एजेंसी को जो ये रिफर्ड करी गई है सब सेक्शन 3 के अंदर, है ना, मॉनिटर वगैरह जो करेगी आपका अ, या डिस्क्रिप्ट करेगी किसी इंफॉर्मेशन को किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, अगर आप ये असेस नहीं कर पाए ऐसी एजेंसी को तो इसके अंदर भी आपको 7 सालों तक की जेल और फाइन हो सकता है। फिर सेक्शन 69A इसके अंदर आता है, वो कहता है कि अगर आप मान लीजिए इंटरमीडिएटरी के साथ फेलियर हो गया, मतलब आप उसके साथ काम नहीं कर पाए जिस तरीके से डायरेक्शन दिया गया था आपको पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने के रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने ऐसा कुछ करा है किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, तो आपको 7 सालों तक की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। फिर सेक्शन 69B आता है, वो कहता है इंटरमीडिएटरी जो इंटेंशनली या जानबूझ के कॉन्ट्रावेन करते हैं प्रोविजन को सबसेक्शन 2 की, ताकि वो देखें, मॉनिटर करें, कलेक्ट करें ट्रैफिक डेटा को, इन्फॉर्मेशन को किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो इनको 3 सालों तक की सजा और फाइन लगाया जा सकता है। फिर उसके अंदर सेक्शन 70 आता है, जो कहता है कि कोई भी इंसान जो एक्सेस पाले या कोशिश करे कि सिक्योरिटी एक्सेस सिक्योर एक्सेस ले ले प्रोटेक्टेड सिस्टम में, ठीक है, तो प्रोविजन सेक्शन 70 के हिसाब से तो इसको भी जेल हो सकती है 10 सालों तक की और फाइन लगाया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 70B आता है, इसके अंदर वो कहता है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे हमने बताया था आपको ICERT, ये एक नेशनल एजेंसी का काम करेगी इंसिडेंट्स रिस्पांस के लिए, और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी इंटरमीडिएटरी, कोई भी डेटा सेंटर वगैरह जो इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करने में फेल हो जाते हैं और जो IECRT के हिसाब से जो भी प्रोविजन दी गई उनके हिसाब से, तो ऐसे किसी भी प्रोवाइडर को, इंटरमीडिएटरी को, डेटा सेंटर्स वगैरह किसी को भी 1 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। उसके अंदर फिर सेक्शन 71 आता है, वो कहता है कि अगर आपने कंट्रोलर को कुछ गलत रिप्रेजेंट किया, है ना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, तो आपको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 72 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी या प्राइवेसी थी, अगर उसको हर्ट होता है तो आपको 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 72A आता है, वो कहता है कि अगर कोई आप इंफॉर्मेशन ऐसी डिस्क्लोज करते हो
लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने डिस्क्लोज कर दी, तो आपको 3 सालों तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। फिर इसके अंदर सेक्शन 73 आता है। वो कहता है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को गलत तरीके से पब्लिश करा कई सारे जगहों पे, तो इम्प्रिजमेंट आपको जेल जो है वो 2 सालों तक की और फाइन आपको 1 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। उसके बाद इसके अंदर आखिरी में सेक्शन 74 आता है, जो कि कहता है कि अगर कोई फ्रॉड करने के पर्पज से आपने कुछ भी पब्लिश किया है तो आपको 2 सालों तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे पर्सनल डेटा सिक्योरिटी बिल की। तो देखिए, सिक्योरिटी बिल पर्सनल डेटा को लेके बहुत बड़ी बात है। आधार वगैरह को हम इतनी बातें कर ही करते हैं आधार वगैरह को लेके, और पर्सनल डेटा बहुत सारी जगह पे ऐसा जो है वो स्टोर किया जाता है जो काफी खतरनाक हो जाता है कि ऐसा ना हो जाए कि भाई मिसयूज हो जाए उसका। तो इस वजह से अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि डेटाबेस ऑफ मैरियट इंटरनेशनल होटल चेन ये हैक कर लिया गया था। इसका मैरियट जानते हैं ना, JW मैरियट का इतना फेमस है, तो इसके डेटा को हैक कर लिया गया था और पर्सनल डिटेल करीब 50 करोड़ गेस्ट की 50 करोड़, समझ रहे हैं, चुरा ली गई थी। तो भाई पर्सनल डेटा बिल लाने की बात तो इम्पोर्टेंट हो गई और कमेटी को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्री कृष्णा के अंदर। काफी फेमस है BN श्री कृष्णा कमेटी, और कि भैया आप बनाइए कुछ पर्सनल डेटा, और इसी के साथ उन्होंने ड्राफ्ट करा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में। अब यहाँ आपको कहानी सुनाते हैं। तो पहला, सबसे पहले आखिरकार पर्सनल क्या है? तो पर्सनल डेटा क्या है बताओ भाई? ऐसा डेटा जो किसी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आइडेंटिफाई हो सके, और इसमें कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई ऐसी क्वालिटी हो, एट्रीब्यूट हो, कोई भी ऐसा फीचर हो आइडेंटिफाई करने का ऐसे नेचुरल पर्सन को, या ऐसे कोई भी फीचर का कॉम्बिनेशन हो, या कोई भी ऐसे फीचर्स का कॉम्बिनेशन हो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ में, जिससे हम किसी एक नेचुरल पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके ये आदमी फला फला कौन है। समझ रहे हैं? तो ये पर्सनल डेटा होता है। अब डिफाइन की बात करें, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जिसमें कोई भी चीज जो रिवील करे या रिलेट करे किसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन से, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल हो गया, किसी के पासवर्ड्स हो गए, किसी के जेंडर की बात हो गई, किसी की कास्ट से रिलेटेड बात हो गई, कुछ भी। तो ये तो हो गई पर्सनल, आपकी जो पूरी पर्सनल चीजें हैं। अब देखिए हमारे हक क्या है, व्हाट आर योर राइट्स। तो पहला तो ये कि हमारे पास कन्फर्मेशन और एक्सेस का राइट है। मतलब हर एक जो नागरिक है वो कंपनी से पूछ सकता है, कंफर्म कर सकता है कि अगर उसका कोई भी डेटा कोई भी प्रोसेस के लिए वो कंपनी यूज कर रही हो, साथ ही साथ डिटेल्स वगैरह जो भी दी जाती हैं डेटा की, कहाँ यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो ये पूछ सकता है नागरिक। दूसरी बात राइट टू करेक्शन की होती है। मतलब अगर भारतीय नागरिक कंपनी से बात कह सकता है कि अगर कोई गलत चीज है, कोई इनएक्यूरेट चीज है तो आप उसे करेक्ट करें, मिसलीडिंग चीज है उसे करेक्ट करें, कोई भी पर्सनल डेटा इनकम्प्लीट है तो उसे करेक्ट करें। तीसरा राइट होता है डेटा पोर्टेबिलिटी का। मतलब हर एक इंडियन जो है वो कंपनी से कह सकता है कि आप शेयर करिए डिटेल्स अपने पर्सनल डेटा की, जो कि जनरेट हुई है जब ही और शी, मतलब कोई भी इंसान जो है वो यूज कर रहा था सर्विस या फिर गुड्स को। तो आखिर कौन से डेटा, पर्सनल डेटा जनरेट हुआ है, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। और आखिरी में हमारे पास होता है राइट टू बी फॉरगॉटन का। मतलब एक इंसान जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कंपनी को कि आप मेरा डेटा नहीं यूज कर सकती, या जो पहले जो शेयर किया था डेटा हम अब उसको आगे आपको यूज नहीं करने देंगे। तो इससे कुछ जरूरी बात नहीं है कंपनीज के लिए कि वो डेटा डिलीट ही करेंगी, डिलीट क्या पता ना करें, बस आगे ना यूज करेंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमारे हक कौन से हैं। आगे बढ़ के आपको बताएंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ये इंटरनेशनली कैसे साइबर सिक्योरिटी को लेके कोऑपरेशन बनाया गया है कंट्रीज के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपको समझाएं तो सबसे पहले है बूडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 में। तो ये कन्वेंशन जो लाया गया, तो ये कन्वेंशन जो था काउंसिल ऑफ यूरोप का, ये एक लौता ऐसा बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था इस इशू को लेके। और
ये पहला भी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जो कि क्राइम्स आपके इंटरनेट के थ्रू होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होते हैं, तो उनको यहाँ पे डील करने के लिए था। कि भैया कॉपीराइट वगैरह अगर मान लीजिए किसी का इन्फ्रिंज हो रहा है, कॉपीराइट का मिसयूज, मतलब ये यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, या कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को कोई वायलेट कर रहा है, तो इन सबसे रिलेटेड ये था। इसका एम क्या था कि हमें एक ऐसी कॉमन क्रिमिनल पॉलिसी बनानी है, स्पेशली हमें कुछ ऐसे लॉज लेकर आने हैं, ऐसे ऐसी इंटरनेशनल पुलिस करनी है, एज वेल एज ऐसा जुडिशियल कॉर्पोरेशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे करना है। इसमें कुछ ऐसे प्रोसीजनल लॉ टूल्स भी थे, है ना, जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी साइबर क्राइम को लेके। ई एविडेंस को सिक्योर करने की बात थी, जो भी क्राइम हो रहे थे उससे ज़्यादा ज़्यादा इफेक्टिव क्राइम को लेके, है ना, एविडेंस रखने की बात थी। और इसे सप्लीमेंट और किस चीज़ से किया गया था? प्रोटोकॉल ऑन जेनोफोबिया एंड रेसिज्म से, है ना, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कमिट होती है। तो ये कुछ पहला तरीके का ऐसा था। नाम है बूडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, 2001 में। तब खैर इतना इंटरनेट का यूज भी नहीं था। दूसरी बात आती है ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले देखिए इसको लॉन्च किसने किया था? लॉन्च करने वाली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका हेडक्वार्टर आप जेनेवा में पाएंगे। काम ये करती है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, और ये एक लेबोरेटरी का काम करती है। अर्ली वार्निंग थिंक टैंक है, पहले से ये बताती है कि फ्यूचर में कौन से साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने ग्लोबल साइबर स्पेस को। एम क्या है? एम ये है कि हमें एक पहला ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि सरकारों के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, एक्सपर्ट्स के लिए हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए हो। एक साथ काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करना है एक साथ काम करके, और ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। ये ड्रॉ करेगी एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का और जो इंडस्ट्री का सपोर्ट है, ताकि एक साथ काम करें और सिक्योर करें साइबर स्पेस को अपने मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के थ्रू। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस। ये कॉन्फ्रेंस 2011 में हुई थी, और तब से बायएनुअली हो रही है। इसमें सरकारें होती हैं, सिविल सोसाइटी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं। थीम जो होता है इसका वो होता है साइबर स्पेस, है ना, और इनका काम होता है साइबर कैपेसिटी को बढ़ाना, उसकी बिल्डिंग और करना। इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को जो साइबर स्पेस के ऊपर थी वो 2017 में 2017 में प्यारे बच्चों इसको होस्ट भी करा है। उसके बाद आती है कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन एट द कॉमनवेल्थ समिट 2018। ये क्या है? तो देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी डाइवर्स इंटर गवर्नमेंटल, मतलब यहाँ पे कई देशों की सरकारें इसमें मिली हुई हैं, कमिट करा है साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबने कोऑपरेट करा है। कॉमनवेल्थ जो हेड्स हैं सरकारों की, गवर्नमेंट की, उन्होंने कमिट ये करा है कि हम साथ में क्या करेंगे, एक साइबर स्पेस जो भी है उसके अंदर हम सपोर्ट करेंगे, पैसे से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमिक हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो या राइट जो भी ऑनलाइन है उसके लिए सपोर्ट करेंगे। ऐसे फाउंडेशंस बनाएंगे जो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव हों, नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स प्रॉपर करें, और हम साइबर स्पेस में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। इसको यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में साइन करा गया था अप्रैल 2018 में। फिर बात आती है सोशल मीडिया के बारे में। तो सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप जानते ही हैं। और सोशल मीडिया होता क्या है कि भाई देखिए इंटरनेट के माध्यम से जब हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे क्रिएट कर सकते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया को, फोटो को, वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि आप फेसबुक पे देखते हो। तो ये एक जगह तो है नहीं, लंदन के बैठे हुए किसी इंसान को आपने अपने फेसबुक के आईडी पे ऐड कर रखा है, तो देखते हैं भाई कितनी तेजी से चीजें बढ़ती हैं आगे। और पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ये बढ़ भी गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के यूज़र बढ़ गए हैं, सेल फोन के यूज़र बढ़ गए हैं। लोग 20% से ज़्यादा समय अपना इंटरनेट पे बिताते हैं, और इंडिया के अगर आज के यूथ की बात करें तो मुझको तो लगता है 90% ही बिता रहे हैं सुबह से शाम तक। 20 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, और ये यूएस से ज़्यादा समझ लीजिए, मतलब ओवरटेक कर लेगा यूएस को भी इंडिया। लोग
आराम से अपना जो राइट्स है एक्सप्रेस करने का सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर अपनी जो है, मैं गया था यहाँ, वहाँ गया था, घूम के आया। और आजकल तो देखिए ट्विटर बाबा हो, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ब्लॉग लिखना हो, ये सब बहुत फ़ेमस हो गया है। अब देखिए आपको कुछ बैकग्राउंड में लेके चलते हैं और जी जानते हैं कि आखिरकार ये सोशल मीडिया, ये जो पुराना वाला ट्रेडिशनल मीडिया था, इससे कैसे किस तरह से डिफरेंट है। तो देखिए, सोशल मीडिया एक नया फॉर्म है, काफ़ी डिफरेंट है। कैसे? 3 पॉइंट में आपको समझाऊँगी मैं। कहानी की तरह समझिएगा। पहला तो ये कि ये फटाफट काम करता है ना? आप ये मौसी की चाची ने आपको कुछ बताया था, ओह! फला-फला के 2 लड़कियाँ हुईं, अच्छा। तो आपने 10 लोगों को फ़ोन करने के बजाय आपने 2-4 लोगों को किया, फिर आप थक गए। तो आपने कहा रहने दो। लेकिन अब व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस डाल दिया कि फला-फला के 2 लड़कियाँ हुई हैं, वो भी जुड़वा। तो फटाफट बहुत लोग को पता चल गया। तो ये फटाफट पहुँचता है। हुँ? ये डिफरेंट है पुराने वाले मीडिया से। क्यों? देखिए रियल टाइम तो इतना पहुँच नहीं रहा था। जब हम चाची के यहाँ जाएँगे तो उनको बताएँगे, अब चाची के यहाँ गए, चाय नाश्ता हम भूल गए, तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये फटाफट ये काम करता है, सबसे पहली बात। और पोस्ट करते तो पोस्ट में बड़ा टाइम लगता, या फेस टू फेस बड़ा टाइम लगता, लेकिन इससे बड़ा आसानी से होता है। दूसरा ये फ़र्क है कि जो पहले के टाइम पे प्रिंट मीडिया हुआ करते थे, न्यूज़पेपर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हुआ करते थे, ये बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के पास हुआ करते थे, है ना? जिनका कंट्रोल लिमिटेड था कुछ कुछ लोगों के पास में। अब उनके पास अपनी मनमर्जी थी कि किस तरीके से उनको जनता को भटकाना है, इलेक्शंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना? किस तरीके से इनको अपना नए-नए आइटम को रखना है। बट सोशल मीडिया लोगों के हाथ में है। जो चीज़ वीडियो उनकी वायरल हो रही है, तो वो लोगों के हाथ में है। इसे कोई एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, एक ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता। हर इंसान अपने व्यूज़ सामने रख सकता है। तो एक बड़े मीडिया हाउस की अब मोनोपोली जो थी कि मैं ही करूँगा, वो ख़त्म हो गई। हुँ, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है। क्या पता आप जो बात कह रहे हैं, सामने वाला जो बात कह रहा है, वो तीसरा आके बताए कि कौन सही है। अब तीसरा फ़र्क ये है कि जो पुराना ट्रेडिशनल मीडिया था, उसमें वन वे कम्युनिकेशन था कि भई पेपर आपके पास आ गया, आपने न्यूज़ पढ़ ली, आपने अपनी बात कैसे कहोगे? हुँ? जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ को लेके जो बातें हैं, आज आप इंटरनेट पे लिख देते हो, अपनी फेसबुक आईडी पे लिख देते हो, आप अपने ब्लॉग्स में लिखते हो। पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे। हुँ? तो डिबेट का कोई कारण नहीं बनता था, लेकिन अब यहाँ पे इससे ये फ़र्क है और ये फ़ायदा है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे फ़र्क है ट्रेडिशनल और मीडिया में और सोशल मीडिया में। लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव यूज़ेस भी हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। जैसे कि इससे बहुत ज़्यादा राइट्स हो जाती हैं, है ना? कई कम्युनिटीज़ के बीच में उल्टे-सीधे पोस्ट की वज़ह से राइट्स हो जाती हैं, गलत-सलत इन्फॉर्मेशन फैलती है, टेररिज़्म को बढ़ावा मिलता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। किसी कम्युनिटी या किसी इंसान या किसी भी के भी खिलाफ एक गलत ओपिनियन बिल्ड हो सकती है कि एक मीम भेजा और मीम के ऊपर सिर्फ फ़ोटो उसकी लगा दी और नीचे लिख दिया कुछ भी उल्टा-सीधा। लोग मान जाते हैं। एडिक्शन हो सकता है कि जैसे कि राज तिलक लगते हैं ना, माथे पे टीका लगाते रहते हैं ना, ऐसे ही दिन भर आदमी स्क्रॉल करा करता है फ़ेसबुक, इंस्टा और सबको। उसके बाद कम्युनल वायलेंस भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ कॉमन और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यूज़ हैं सोशल मीडिया के। लेकिन हर जगह नेगेटिविटी नहीं होती, जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव यूज़ भी हैं सोशल मीडिया के, जैसे कि सोशल अवेयरनेस फैलाता है, सस्ता है, बहुत आसानी से आप एक व्हाट्सएप का मैसेज कर दोगे तो चीपेस्ट फॉर्म है और फास्टेस्ट है कि आसानी से इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। सोशल एक्टिविज़्म बढ़ता है, जैसे कि मूवमेंट हो गया करप्शन के अगेंस्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह हो गया। तो अब किसी ने के साथ हुआ, चीज़ों को पता चला तो लोगों ने डिमांड करा जस्टिस के लिए। डिबेट का कल्चर काफ़ी बढ़ता है, डिस्कशन काफ़ी बढ़ते हैं। और जो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के हाथ में चीज़ें थी, वो यहाँ पे खत्म होती है, उनकी मोनोपोली खत्म होती है। और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, मतलब सारी जनता यहाँ पे एक साथ अपने व्यूज़ को रख सकती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। अब आखिरी में चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कहता है की इश्यूज़। तो की इश्यूज़ कहानी की तरह समझिए, पिछले 2-3 सालों में हुआ क्या है कि एक डिबेट हो रही है, कि देखो भाई सोशल मीडिया का भैया बड़ा ही गलत यूज़ हो रहा है। हम आप बातें करते हैं इस तरीके की भैया फेसबुक वगैरह का बहुत गलत यूज़ होता है। हर एक इंसान ये बात कहता है। और दूसरी तरफ बात ये आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमारा इश्यू है, या हमारे प्राइवेसी के राइट की बात होती है। और
इन सब चीज़ों से चीज़ें और भी हर्ट हैं, जैसे कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, हेट बढ़ रही है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना, है ना। आपने देखा होगा आपकी फेसबुक आईडी के दोस्त ही आपस में लड़ बैठे किसी भी बात को लेके, बहुत सारे क्लैशेस होना ग्रुप्स के बीच में, तो इससे बहुत गलत हो रहा है ना। तो हमें ये बात तो पता है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हमें दोनों में ऐसे बैलेंस बनाना है कि हमारा एक्सप्रेशन भी हो। अब देखिए किसी ने अपनी बात कही एक पार्टी को लेके, अब उसको समझ में नहीं आई किसी सामने वाले को, तो उसने लड़ना शुरू कर दिया उसके ऊपर। वो अपना राइट रख रहा था बोलने का, इसने लड़ के दोस्ती से उसको मार दिया ब्लॉक अपनी आईडी से। हम्म? तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा एक्सप्रेशन भी, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्री एक्सप्रेशन दिया गया है वो भी रहे, और भाई ऐसा कुछ रहे कि सेंटिमेंट भी ना हर्ट हो, समझ रहे हैं। तो हमने कुछ भाई, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दूसरे के राइट्स का भी हक रहे और ये भी। तो दो कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं पिछले कुछ सालों में, कुछ पास से हमने देखा है कि पहला ये कि दो औरतों का अरेस्ट हुआ है फेसबुक के ऊपर। इन्होंने क्या करा था कि बहुत ज़्यादा जो है, द अरेस्ट ऑफ टू एंगर ओवर अ कमेंट ऑन फेसबुक स्पार्क्ड ऑफ वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया। एक कमेंट को लेके दो औरतों का जो अरेस्ट करा गया था, इसमें बहुत गुस्सा आया देश के अंदर। और एक जो औरत थी उसने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था, जो मुंबई के अंदर शटडाउन हुए थे बाल ठाकरे के बाद, जो पॉलिटिशियन थे उनकी मौत के बाद, जो उनके जो मुंबई के अंदर शटडाउन हुए थे, तो एक पोस्ट ने उस पे भाई एक औरत ने उस बात को क्रिटिसाइज करा, गलत कहा, वाइल दूसरी वाली ने लाइक कर दिया था सिर्फ कमेंट को। तो औरत ने ये कहा, भई ये कहा गया, औरत पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये क्लासेस के बीच में एनएफटी बढ़ा रही हैं, और बाद में खैर इनको बेल दे दी गई थी। और इससे पूरे ही देश में सेक्शन 66 ए, मैंने जो आपको पहले बताया, जो खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईटी एक्ट 2000 का, उसके अंदर बहुत बड़ी डिबेट हुई। चेयरमैन जो कि थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्कांडे कतजू, इन्होंने जो है क्रिटिसाइज करा कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। बाद में चार्जेस जो कि और लड़कियों के खिलाफ लगे थे वो सरकार ने वापस ले लिया। दूसरा क्या इंसिडेंस हुआ था कि असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट था, इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया गया था कि इन्होंने इनके ऊपर बहुत सिडिशियस चार्जेस लगाए थे। कार्टून इनको इन्होंने फेसबुक पे डाल दिया था, ऑल्दो जो इनका कार्टून था वो करप्शन से रिलेटेड ही था हालाँकि, है ना? और क्या पार्लियामेंट में कैसे करप्शन नहीं काम हो पाता करप्शन के ऊपर, उसी से रिलेटेड था। लेकिन इनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए कि भैया आपने नेशनल एम्बलम को हर्ट किया है, पार्लियामेंट को हर्ट किया है ना? मतलब इंसल्ट किया है, फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करा है, और एंटी करप्शन कार्टून आपने बनाया है। और जनवरी 2012 की बात है, एक केस ऑफ सेडिशन, मतलब सेक्शन 120 ए के अंदर आता है ना सेडिशन, मतलब देशद्रोही, इंडियन पेनल कोड का, ये फाइल करा गया इनके अगेंस्ट बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महाराष्ट्र में। कुछ और चार्जेस भी लाए गए इनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा मुंबई में, कि इन्होंने इंडिया के नेशनल सिंबल को भी जो है वो इंसल्ट किया है। और ये इनके अंदर जो चार्ज लगाए गए थे वो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के अंदर लगाए गए थे। इनको मुंबई के अंदर 9 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया था, और 9 सितंबर 2012 में चार्जेस लगाए गए सेडिशन के, मतलब यहाँ देशद्रोह के, और कि इन्होंने जो काम किया है वो देश के साथ जो है गलत है, इंसल्ट किया है हमारे सारी चीज़ों को। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था हमारे देश के अंदर। तो ये कुछ इश्यूज हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बस 3 चैप्टर बचे हैं और ये हमारा पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, एंड प्लीज कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स. You can watch these videos on Facebook also. It is by the name of Sirf IAS. Please like the page and watch these videos there also. And Twitter, Instagram, Telegram, all IDs link are in description box. You can support me in my work by pressing the join button, and you can enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.